सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा जीके के अंदर जो है हमारी सीरीज चल रही है। पिछले 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे 63वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हरियाणा पुलिस के 18 या 19 शिफ्टों के जितने भी पेपर थे ना 2021 के, सबसे हार्ड शिफ्ट थी, तो वो सभी पेपर मैं करवा चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करवा चुका हूँ। लगभग हर शिफ्ट के अंदर जो है 60 से 70 क्वेश्चन जो है मैंने वहाँ पर एनालाइज करवाए हैं। उन शिफ्ट को जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, उससे आपका ये डाउट दूर हो जाएगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और एचएसएससी के लेवल का भी जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो 2024 का हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था ना कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर की तो वैकेंसी नहीं आई 2024 में, सिर्फ कांस्टेबल का आया था। तो ये 2024 वाला कांस्टेबल का पेपर भी मैं एक दिन फ्री टाइम निकाल के जो है इसको भी कंप्लीट एनालाइज करवा दूंगा। ठीक है। तो आज का पार्ट जो है 63वां भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है हरियाणा का जैन कवि पूछा गया है। तो हरियाणा का, वैसे तो चौरंगीनाथ भी हरियाणा से संबंध रखते हैं, लेकिन ये जैन कवि नहीं थे। कौन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्पदंत जो थे ना, ये जो है हरियाणा के जैन कवि माने जाते हैं और इनको जो है आदि जैन कवि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, इनको क्या बोला जाता है, आदि जैन कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आदि जैन कवि। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी इनको दे दिया है छोटा छोटा सा, चाहे तो आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आचार्य चतुर्सेन के अनुसार जो है पुष्पदंत हरियाणा के रोहतक के मूल निवासी थे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार के लिए ये चीजें भी आप याद रखिएगा, क्या पता इन फ्यूचर में पूछ ले। जो पुष्पदंत है, जिनको आदि जैन कवि कहा जाता है, ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है रोहतक के मूल निवासी जो है इनको माना जाता है और उन्हें जो है आदि जैन कवि जो है माना जाता है। ठीक है। अब ये जो चौरंगीनाथ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ना, इनका हरियाणा में काफी महत्वपूर्ण जो है रोल रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके बारे में एक एक करके जो है मैं अच्छे से बता देता हूँ, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर जो है चौरंगीनाथ जी के बारे में जो है पूछ लेती है एचएसएससी। तो हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार जब भी आपसे पूछा जाए तो आप चौरंगी जी का ही नाम रखेंगे। ठीक है। और जो रोहतक के अंदर जो असथल बोहर मठ है ना, उसकी स्थापना भी जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो आप बताएंगे चौरंगीनाथ को जो है हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार या फिर कवि माना जाता है। इनका मूल नाम की बात करूं तो इनका मूल नाम क्या था, यानी कि इनके बचपन के नाम की बात करूं तो पूरनमल जो है इनका बचपन का नाम होता था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो असथल बोहर मठ की स्थापना, ठीक है, रोहतक में स्थित है। आप सभी जानते हैं, कई बार जब आप पेपर देने जाते हैं इस तरफ उस तरफ जाते हैं, कोई दिल्ली जाता होगा, रास्ते में ही आपको दिखता है हरियाणा रोडवेज जाती है ना, असथल बोहर मठ वहां पे बीच रास्ते में आता है। ठीक है। तो असथल बोहर मठ की जो स्थापना है 8वीं शताब्दी में गुरु चौरंगीनाथ जी के द्वारा ही की गई थी। यह नाथ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। ये जो चौरंगीनाथ जी है ना, ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये नाथ संप्रदाय से जो है संबंधित है। और इनकी साहित्यिक रचनाएं भी जो है याद रखना, क्या पता पूछ ले, प्राण सांकली और श्रीनाथ अष्टक जो है ये चौरंगीनाथ जी की जो है महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नाथ संप्रदाय के कवि या फिर प्रथम हिंदी साहित्यकार जो भी आपसे पूछा जाए तो आप जो है आंसर चौरंगीनाथ को जो है टिक करके आएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत बोला गया है 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना क्या मतलब है, तो 2020 से 20 के आसपास की जो है जनगणना ये पूछ रहा है हरियाणा के किस शहर की जो है जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मान लो या फिर 2020 के आसपास की जनगणना का जो लेटेस्ट डाटा आया हुआ 2020 के आसपास का, उसके अनुसार जो है ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फरीदाबाद हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आसपास जो है फरीदा की जनसंख्या कितनी होती थी, 14 लाख जो है जनसंख्या होती थी। लेकिन 2020 के जो अगर आप डाटा देखें तो वहां पर जो है 18 लाख जनसंख्या जो है आपको इसके अंतर्गत फरीदाबाद के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। बाकी जो है जनगणना के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं भाई, जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, वो एक नियमित जनगणना नहीं थी। और नियमित जनगणना की बात करूं तो रिपन के समय में हुई थी, 1881 में जो है
नियमित जनगणना हुई थी और भारत में जो है कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, भारत में कितनी जनगणनाएं होती है? 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और आज़ादी के बाद की बात करूँ तो 7 जनगणना जो है आज़ादी के बाद हो चुकी है, यानी कि 1947 के बाद जनगणना की काउंटिंग करोगे तो 7 जनगणना हुई है, और 1872 से अगर आप काउंट करोगे तो 15 जनगणनाएं जो है ये हो चुकी है। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना जो है नाम जोड़ता है? तो आम का बाग होना तो अंबाला के नाम से जो है ये जोड़ा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक चीज जो है वो आप याद रखेंगे, आम मेला कहां पर लगता है? ठीक है, आम मेला, ये दोनों चीज आप याद रखना। यहां पे क्या पूछा गया है भाई, कौन सा ऐसा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है या फिर जिला है जिसको आम के बाग से जो है जाना जाता है? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। ठीक है, लेकिन आम जो मेला लगता है ना, ये हर साल मेला लगता है आम का मेला, और यहाँ पर कहां पर लगता है? तो ये पिंजौर के अंतर्गत लगता है। ठीक है, पिंजौर पंचकुला के अंतर्गत ये मेला लगता है। हर साल ये मेला लगता है। 2025 में भी जो है ये मेला लगा था, और ये मेला जो है जुलाई के आसपास लगता है। ठीक है, जुलाई के आसपास लगता है। और आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर से क्या पूछा जाएगा? आम मेला 2025 जुलाई का जो था, कौन सा संस्करण था? तो आप बताएंगे 32वां संस्करण था। ठीक है, 32वां ये जो है संस्करण था। ये इंफॉर्मेशन जो है आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? गुरुग्राम जिले का नाम किस नाम से उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ पे गुरुग्राम से पहले आप याद रखेंगे, गुरुग्राम नाम जो है इसका कब रखा गया था? गुरुग्राम से पहले जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? गुरुग्राम को जो है पहले गुड़गांवा नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुड़गांव। ठीक है, 2016 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? गुरुग्राम कर दिया गया था। और गुड़गांवा का जो नाम था वो किसके नाम पर रखा गया था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के जो है नाम पर रखा गया था। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में तो जानते हैं ना, इनकी वाइफ का क्या नाम था? कृपी नाम होता था। ठीक है, कृपी जो है नाम होता था। और जो कृपाचार्य थे ना, कृपाचार्य कौन थे यार? ये चीजें याद रखा करो, बहुत काम की चीजें होती है। आपने सिर्फ ये 2-3 चीजें रट रखी है। क्या रट रखी है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ऐसा नहीं है सभी ने रट रखी है, कुछ बच्चों को सारी चीजें पता होती है, सिर्फ उनके बारे में बता देता हूँ। डिटेल से आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब ये जो है आपने क्या रट रखा है? महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? मतलब कितने दिन हुआ? 18 दिन हुआ। कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश कहां पर दिया? जो है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत दिया। युद्ध कहां लड़ा गया? कुरुक्षेत्र। मतलब ये स्टैटिक चीजें हैं, आपसे यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली आप चीजें भी यहीं पर याद रखते हैं। लेकिन जो है 2 चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। एक तो नॉलेज बेस पर आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए। हालांकि पूछा भी जा सकता है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और वैकेंसियां कम होती जा रही है, उस हिसाब से अब एग्जामिनर जो है कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपकी जो नॉलेज है ना, उसका स्तर जो है लिमिट मत रखो, मतलब एक सोर्स तक लिमिट मत रखो, उसको जो है फैलाओ। अपना जो दिमाग है इसको एक्सप्लोर करो, बहुत ज़्यादा ताकत होती है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, और ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये चीज़ें आप नॉर्मली भाई यूट्यूब पर देख लेना, जो है महाभारत लिख देना, सारी महाभारत आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना टाइम आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने पे लगाते हैं ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक दुनिया जहान का गंद भरा पड़ा है भाई इन दोनों साइट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या मजा आता है? मजा आता है उल्टी चीजें देखने में, लोगों को मजा आता है, इसीलिए लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। आप खुद के ऊपर देख लीजिएगा, आधा घंटा तो नॉर्मली आप भी लगाते होंगे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ऊपर। वही बात है, आधा घंटा अगर आप ये महाभारत देखने के अंदर लगाएंगे ना, तो आपकी नॉलेज तो गेन होगी, साथ में आपको अपनी जो संस्कृति है ना, उसका भी काफी अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जरूर देखना शुरू कीजिएगा। मैं किसी उसके लिए पब्लिसिटी लिए नहीं कह रहा, एक नॉर्मली आपको जो भारत का सांस्कृतिक धरोहर है ना, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या होता था? कृपी होता था। और कृपी किसकी बहन होती थी? तो ये जुड़वा बहन होती थी कृपाचार्य की। ठीक है, कृपाचार्य कौन होते थे? कृपाचार्य जो है, 1 सेकंड, कृपाचार्य कौन होते थे? ये कुलगुरु होते थे। ठीक है, पांडवों और कौरवों के क्या होते थे? कुलगुरु होते थे। ठीक है, ये कुलगुरु। ठीक है, और इनका पुत्र का नाम क्या था? द्रोणाचार्य का पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा जो है इनके पुत्र का नाम होता था। ठीक है, तो ये अफवाह फैला दी थी पांडवों के द्वारा कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, हालांकि जो है हाथी मारा गया था। उस केस में जो है ये द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जो है ये फैलाई गई थी। ठीक है, और बाद में अश्वत्थामा बहुत ही जो है
अपना बदला लेने के लिए, पिता का बदला लेने के लिए जो है बहुत ही गलत चाल चलता है और ये गुस्से से भरा होता है, क्योंकि सभी मारे जाते हैं। दुर्योधन के आसपास वाले द्रोणाचार्य मारा जाता है, भीष्म पितामह मारा जाता है, ऑलमोस्ट सभी मारे जाते हैं। तो ये जो है सेनापति अश्वत्थामा को बना देता है, कौन बना देता है? दुर्योधन बना देता है। तो उसके बाद जो है ये क्या करता है कि भाई बदला लेने के लिए ना जो अभिमन्यु की जो वो होती है ना, अभिमन्यु उत्तरा उत्तरा होती है, उसका जो पेट में जो बच्चा होता है ना, तो उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिससे जो है उसकी पेट में ही जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर कृष्ण भगवान जो है उसको बाद में जिंदा कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, इनको जो है नॉलेज आप लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है पढ़ने, और जो है काफ़ी जो है ध्यान लगने की ये जो चीज़ें होती है काफ़ी करनी चाहिए आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। अप्रैल 2016 में जो है गुरुग्राम जो है इसका नाम कर दिया गया था, और जो गुरु द्रोणाचार्य थे, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? 5 में बोला गया है कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? राजस्थान जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है कुरुक्षेत्र के गांव है भोर सैदान, ठीक है। भोर सैदान के अंतर्गत ये अवस्थित है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर मगरमच्छ पालन जो केंद्र है ये कुरुक्षेत्र के भोर सैदान गांव में जो है अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क स्थित है? तो हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क स्थित है? तो हरियाणा में जो है 18 जिलों में जो है ये सोलर पार्क अवस्थित है। 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्क अवस्थित है, ठीक है। ये आप याद रखना, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहां पे पूछा गया ना, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में, 1 सेकेंड, कितने जिले यहां पे पूछे गए ना आपसे, कितने जिले। हालांकि ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन जो है 2021 का क्वेश्चन है। उस समय का जो है लेटेस्ट अपडेट डाटा आपसे पूछा गया था, तो एक बार 2025 वाला अपडेट कर लेना कि 20 ही ऊर्जा पार्क है क्या। वैसे मैं एक बार चेक कर चुका हूं, 20 ही ऊर्जा पार्क है। फिर भी एक बार भी जो है आप भी नजर मार लीजिएगा आपके एग्जाम के नियर बाय। ये डाटा कहाँ, ये जो ऐसे डाटा होते हैं ना, ये कहाँ पर मिलते हैं? ये आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। डोंट वरी, अभी जो है आपका एग्जाम नहीं होने वाला। नवंबर आ चुका है, 6 नवंबर भी इन्होंने निकाल दी, ठीक है। जो ऑब्जेक्शन पोर्टल खोला था ना, कितने दिन पहले खोला था, आज 6 नवंबर जो है हो चुकी है। 6 दिन आपके बीत गए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो है 6 नवंबर बीत चुके हैं। अभी भी रिजल्ट जो है पता नहीं 10 तारीख तक आएगा या 15 तारीख तक आएगा। इसीलिए बोलता हूँ आपका नोटिफिकेशन और रिजल्ट पर जो है अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो आपका पेपर होंगे ना HSSC का, अब इन फ्यूचर जो जितने भी एग्जाम होंगे 2026 में, वो सारे फरवरी के बाद ही होंगे, ठीक है। तो इतने आपका 2026 वाला बजट भी आ जाएगा, और 25-26 जो 2025-26 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आ जाएगा। लेटेस्ट वाला हम वहां से कवर कर लेंगे, ठीक है। जो लेटेस्ट डाटा होगा ना, वहां से जो है हम सारा देख लेंगे, ठीक है। वर्तमान के लिए अभी के लिए इतनी चीजें जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है हरेडा के द्वारा, तो ये हरेडा इसकी देखरेख करता है। भाई ये जो ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए ना, ये हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा जो है स्थापित किए गए। पहला जो है जरूर आप याद रखिएगा, हरियाणा का पहला नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, ठीक है। इसके बारे में जरूर आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा का पहला नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कौन सा है? आप बताएंगे राजीव गांधी है। इसकी स्थापना कब और कहां हुई? तो 12 अगस्त 2004 को जो है गुरुग्राम में इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? किस वर्ष बना था? आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, इसके अंदर कितने जिले थे? 7 जिले थे, ठीक है। जो आपने जो ट्रिक पढ़ी होगी वो नॉर्मली आप सभी जानते हैं, मैंने भी वहीं से पढ़ी है, घर जेके में, ठीक है। इसमें भाई कोई वो वाली शर्म वाली बात नहीं है। जो अच्छी चीज़ें आपको अगर कहीं से मिल रही है ना, तो आपको अडेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। घर जेके में, ठीक है। तो घर जेके में जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है। एच से क्या हो जाएगा? एच से हो जाएगा हिसार, ठीक है। एच से हो जाएगा हिसार। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अंबाला। आर से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रोहतक। आर से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रोहतक। जे से क्या हो जाएगा? जे से हो जाएगा जींद। और क्या रह गया? ये के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा करनाल। और एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा महेंद्रगढ़, ठीक है।
ऐसे चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसी के जो है कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज आपको समझा देता हूं, क्योंकि आगे वो पूछी जाने वाली है। ठीक है, ये आपको क्या याद हो गए, 7 जिले आपको याद हो गए हरियाणा के गठन के समय। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है, हरियाणा के प्रशासनिक जो मंडल हैं वो कितने हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं 6 मंडल है हरियाणा के अंदर। ठीक है, 6 मंडल है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा ये 7 जिले आपको याद हो गए, इसके अंतर्गत बस आपको एक ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है, जो है करनाल आपको ऐड करना है। नहीं, करनाल तो आ गया ना इसमें, फरीदाबाद ऐड करना है, माफ कीजिएगा। ठीक है, मंडल के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फरीदाबाद। बाकी सारे 5 ऐसे ही हैं। कौन कौन सा हो जाएगा मैं बता देता हूं, जो है गुरुग्राम डिवीजन है, हिसार डिवीजन है, अंबाला डिवीजन है, रोहतक डिवीजन है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4, 5 और छठा कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा करनाल। ये 6 जो है आपके डिवीजन हो जाएंगे। एक ही चीज से जो है मल्टीपल चीजें जो है आप एडेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई फालतू चीजें आपको नहीं करनी, बस आपको जो है लिंक करने सीखना आना चाहिए। लिंक कैसे कर सकते हैं एक चीज से दूसरी चीज से। ठीक है, कर दी ना हमने एक चीज से दूसरी चीज ली, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है 1966 में जो है गुरुग्राम जिले की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की थी। तो आप सभी जानते हैं घरोंडा करनाल के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 2011 में की गई थी। ठीक है, कई जगह जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, 2009-10 भी देखने को मिलेगा, और 2000 ठीक है 2011 भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर माना जाए तो 2011 ही है, बाकी आप जो है देख के लगा लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन मिले। ठीक है, तो घरोंडा इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इजी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और अकबर के माफ कीजिएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर इसके अंतर्गत जीत गया था, तुगलकना पद्धति को जो है उसने अपनाया था। दूसरा युद्ध जो है हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर इस युद्ध को जीत गया था। तीसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत में हुआ था। तीनों युद्ध पानीपत के अंदर वो अंतर्गत हुए थे। और तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, मराठा और जो है नादिर शाह के बीच, माफ कीजिएगा 1761 वाला जो तीसरा युद्ध था, मराठा और किसके बीच में होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मराठा और किसके बीच में जो है ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, फटाफट जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि भाई जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह, नादिर शाह आएगा ना, नादिर शाह, नादिर शाह। और ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। खैर थोड़े से ऑप्शन मुझे थोड़े से डिफिकल्ट देने चाहिए थे। कैसे देने चाहिए थे, यहाँ पे नादिर शाह दे देता, यहाँ पे 2 और ऑप्शन दे देता, और डी ऑप्शन देता इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उस केस में पता चलता आपको एग्जैक्ट पता है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आपको पता है काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं मुझसे आप, काफ़ी आई नो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की जो है स्थापना की थी। तो हरियाणा के जो है बू अली शाह कलंदर संत ने जो है चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की जो है स्थापना की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, पानीपत से जो है इनका संबंध होता था, और पानीपत में ही जो है इनकी दरगाह भी मौजूद है। ठीक है, बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह है ना वो कहाँ पर अवस्थित है, दरगाह जो है पानीपत के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हरियाणा में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो हरियाणा में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लग चुका है, 1967, 1977 और 1991। ठीक है, एग्जैक्ट ये तीनों ईयर आई नो आपको याद होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आपको क्या याद रखना है, एग्जैक्ट आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहली बार कब लगा, 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968। ये जो डेट और महीने लिख रखे हैं ना ये एग्जैक्ट याद रखने भाई, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि अगली बार जो है एग्जामिनर खेलेगा ना यहीं से खेलेगा। ठीक है, क्योंकि ईयर आपको रटे जा चुके हैं, इसीलिए आप डेट जरूर याद रखिएगा। वैसे नॉर्मली सभी बच्चों को याद होती है, लेकिन कुछ भूला भटका जो 10 में से 2-4 बच्चे रह जाते हैं ना वो डेट्स और जो है ईयर याद नहीं रखते, बस ये ईयर का जो है रट्टा मार के चले जाते हैं। तो डेट और मंथ जो मैंने दिए है ना भाई यहाँ पे जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत क्या बोला गया, प्राचीन गुंबद स्मारक, प्राचीन गुंबद स्मारक जो है हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, पलवल के अंतर्गत जो है ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, दो चीज आप याद रखना, एक हिसार के अंतर्गत भी प्राचीन गुंबद स्मारक है और दूसरा पलवल भी है। आई होप यहाँ पे जो है हिसार नहीं है, इसी वजह से जो है पलवल को सही आंसर HSSC के द्वारा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार डैश द्वारा पुष्ट होता है। मतलब कि हरियाणा में जो है अशोक का प्रशासन था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, इसकी जो है जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो इसकी जानकारी जो है हमें टोपरा अभिलेख से मिलती है। इसको जो है टोपरा अभिलेख को कहाँ से जो है मिला था, तो ये यमुनानगर से मिला था। ठीक है, यमुनानगर से जो है ये मिला था, यमुनानगर के टोपरा गांव से। ठीक है, और 14वीं शताब्दी में जो है 14वीं शताब्दी में जो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ठीक है, 14वीं शताब्दी में जो है फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रोहतक से। ठीक है, तो रोहतक से 1857 का विद्रोह जो है रिसालदार बिसारत खान के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या हुआ था। तो स्थानीय निकायों का जो है आप सभी जानते हैं भाई, जो है भारत के अंतर्गत जो पंचायती राज संस्था थी ना, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है स्थापित की गई थी, 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो नगर पालिकाओं को स्थापित किया गया था। तो ये स्थानीय निकायों के संबंध में जो हरियाणा में क्या हुआ था, तो हरियाणा में जो है ये हुआ था, क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंचायती चुनावों के लिए जो है ईवीएम का प्रयोग जो है हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पहली बार जो ईवीएम का उपयोग हुआ था ना, सबसे पहले आप याद रखना ईवीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ईवीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल के उपचुनाव में किया गया था 1982 में। पूरे देश की बात करें तो 2004 में 14वीं लोकसभा के आम चुनावों में जो है ईवीएम का जो है उपयोग किया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से जिले अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत अंबाला आता है, कुरुक्षेत्र आता है, यमुनानगर आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, कैथल जो है ये नहीं आता है। ठीक है, ये सारे मैंने लिख दिए, यहाँ पे देख लो जो है अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन से आते हैं। अभी मैं ऊपर डिवीजन आपको बताया हूँ 6 प्रशासनिक डिवीजन कैसे आपको याद रखने हैं। अब इन सारों को जो है आप याद रखेंगे किस डिवीजन के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। अंबाला के अंतर्गत अंबाला आता है, कुरुक्षेत्र आता है, पंचकुला आता है और यमुनानगर आता है। फरीदाबाद की बात करूँ तो फरीदाबाद आता है, पलवल आता है, मेवात आता है, नूह आता है। ठीक है, गुरुग्राम की बात करूँ तो गुरुग्राम आता है, महेंद्रगढ़ आता है, रेवाड़ी आता है। हिसार की बात करूँ तो हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा। सबसे ज्यादा जिले जो है किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं। 5 जिले आते हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी, दादरी। करनाल मंडल की बात करूँ तो करनाल, पानीपत और कैथल। ये सभी जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछता रहेगा। ठीक है, सभी मंडल के नाम और सभी मंडल के जो है जिले अच्छे से जो है याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या पूछ रहा है, 18 में पूछ रहा है हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी आप सभी जानते हैं सिखों के धर्म के जो है अंतिम ये होते थे गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु नानक जी के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। गुरु नानक जयंती भी आ रही है, इसी बुधवार को जो है गुरु नानक जयंती भी सेलिब्रेट की जाएगी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की याद में जो है कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया था, गुरुद्वारा राजघाट जो है ये बनाया गया था। अब गुरुद्वारा यहाँ पे क्या लिखा गया है, गुरुद्वारा क्या पंजाखेड़ा। तो ये पंजाखेड़ा कहाँ पर अवस्थित है, तो ये पंजाखेड़ा जो अवस्थित है ये कहाँ पर हो जाएगा, अंबाला के अंतर्गत अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, गुरुद्वारा राजघाट कहाँ पर अवस्थित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा, कैथल के अंतर्गत अवस्थित हो जाएगा। गुरुद्वारा पटशाही
तो नहीं होगा, ये पातशाही होगा यार, पातशाही। ठीक है, तो ये पातशाही कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, 9वीं पातशाही 10वीं पातशाही वो वाला ना, ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये यहाँ पे दे ही दिया, चलो कोई बात नहीं। यह गुरुद्वारा जो ये राजघाट गुरुद्वारा है ना भाई, ये याद रखना, हरियाणा का जो गुरुद्वारा राजघाट गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था, और ये कहाँ पर अवस्थित है, यमुनानगर के अंतर्गत ये अवस्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश अनुमानित है। ठीक है, अगर ओल्ड डेटा की बात करूं तो 3.6% उसके अंतर्गत दिया गया है, ये मैंने खुद ने भी देखा है। ठीक है, लेकिन HSSC ने सही आंसर क्या माना है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7% माना है। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर था, यानी कि वो 2020 या फिर 21 का लेटेस्ट डाटा जो है पूछ रहा था, और मैं ऊपर भी बता के आया हूं, ऐसा डाटा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो है ये सारा डाटा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं से जो है एग्जामिनर क्वेश्चनों को उठाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, हरियाणा का धनूर झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है। तो हरियाणा का जो धनूर झील है ना, प्राचीन नाम धनूर झील होता था, लेकिन वर्तमान में इसको जो है ओटू जलाशय के नाम से जाना जाता है, और ये कहां पर अवस्थित है, सिरसा जिले के जो है ये अंतर्गत अवस्थित है। इसको कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा के धनूर झील जलाशय को जो है अक्सर ओटू जलाशय जो है कहा जाता है। स्थान ओटू जलाशय जो है हरियाणा के सिरसा जिले में ओटू गांव के पास घग्गर हाकरा जो है नदी पर स्थित है। ठीक है, इतिहास की बात करूं तो यह एक चिनाई बांध है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा का जो चिनाई बांध है ये कहां पर अवस्थित है, तो ये जो है सिरसा जिले में ओटू जो बांध है ना, उसी को जो है चिनाई बांध बोला जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 1896-97 में जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नाम परिवर्तन की बात करूं तो इस बैराज के निर्माण ने ही पूर्व में स्थित एक छोटी प्राकृतिक धनुर झील को एक बड़े जलाशय में बदल दिया था, इसीलिए अब इसे आमतौर पर ओटू जलाशय या फिर ओटू बैराज के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी आप ओटू बांध के बारे में जो है याद रखेंगे, 1 नंबर का जो है कभी भी यहां से चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये रामलाल थे। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो हाईकोर्ट है, इसके बारे में बहुत बार मैं जो है आपको बता चुका हूं। ठीक है, 1915 के एक्ट के तहत यानी कि 1915 अधिनियम के तहत जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, लेकिन 1947 में जब पंजाब और माफ कीजिएगा भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए ना, तो ये जो मुख्यालय पंजाब पहले इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी, लाहौर उच्च न्यायालय से स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान अलग हुए तो ये जो उच्च न्यायालय था, लाहौर उच्च न्यायालय था, ये पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद 1947 में जो है पंजाब उच्च न्यायालय नाम से जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी शिमला में स्थापना की गई थी 1947 में। 1955 में इसको क्या किया गया, चंडीगढ़ में जो है 1955 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। उस समय भी इसका नाम क्या होता था, पंजाब उच्च न्यायालय ही होता था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा पला, उस समय जो है पंजाब उच्च न्यायालय से नाम बदलकर इसका क्या नाम कर दिया गया था, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया था। ठीक है, आई होप ये इतनी जानकारी आप याद रखेंगे हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक वैकेंसी आती है क्लर्क की। ठीक है, जिस बच्चे का जो है भाई HSSC CET एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, यानी कि उसके जो है नंबर कितने बन रहे हैं, 50-55 जो है नंबर बन रहे हैं इसके। ठीक है, 50-55 नंबर बन रहे हैं, और हरियाणा पुलिस के लिए उसकी एज नहीं रही, तो भाई इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। हरियाणा HARYANA। ठीक है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, इसके अंतर्गत जो है वैकेंसी निकलती है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो जीके पूछी जाती है और एक इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश का जो है लेवल अच्छा पूछा जाता है, इसीलिए जो है जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है ना, तो इस एग्जाम की तैयारी कर दो शुरू। क्यों कर दो, 6 महीने का समय लेता है ये, और 6 महीने के अंतर्गत पूरी भर्ती क्लियर कराता है। ना कोई कोर्ट केस का लफड़ा, ना कोई किसी चीज का लफड़ा, कुछ नहीं है। 6 महीने के अंतर्गत ये वैकेंसी क्लियर करवा के जो है बच्चों को ज्वाइनिंग दे देता है। ठीक है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, बहादुरगढ़ तहसील जो है हरियाणा के किस जिले का भाग है, तो ये झज्जर जिले का जो है भाग हो जाएगी। ठीक है, बहादुरगढ़ तहसील जो है हरियाणा के झज्जर जिले का भाग है। वर्तमान में हरियाणा में कितनी तहसील है, वर्तमान 2025 में
हरियाणा में कितनी तहसील है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कितनी तहसील हैं, ठीक है, कितनी तहसील है। ऑप्शन दे देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93 और ऑप्शन बी हो जाएगा 94, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में जो है टोटल टॉप 22 क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के यहाँ पर पूछे गए थे। अब से जो है हरियाणा जीके ही हमारी चलेगी, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की हमारी सीरीज चल रही थी लास्ट 5 ईयर की, ठीक है। बीच में जो है हमारी हरियाणा पुलिस की सीरीज आ गई थी, वो करवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन इसलिए जरूरी थे क्योंकि जो ये हमारी सीरीज चल रही है ना, इसका जो डेडिकेशन है ये कंप्लीटली हरियाणा पुलिस के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि ये सारा डाटा सिर्फ हरियाणा पुलिस के काम आएगा, सिर्फ इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है, कौन सा, सीआरपीसी सीआरपीसी, आईपीसी या फिर मूल विधि, ठीक है। सिर्फ ये टॉपिक को ये इस टॉपिक को जो है अगर अलग कर दिया जाए ना, तो बाकी सारा जितनी वीडियो सीरीज करवा रहा हूँ ना एचएसएससी के इन फ्यूचर 2026 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए बहुत सारे कमेंट जो है पिछली वीडियोज में आ चुके हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो है काम इतना बढ़ जाता है, लोड इतना हो जाता है, एक पीडीएफ बनाने में ना यकीन मानिएगा पूरा दिन निकल जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई टाइम नहीं लगता, वीडियो रिकॉर्ड में तो सिर्फ बटन को प्रेस करना है, बस अपना बोले जाओ और वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल काम होता है ना, एक्चुअल काम क्या होता है, एक्चुअल काम होता है पीडीएफ बनाने का, यानी कि जो बैकएंड पे काम होता है ना, असली जो काम है वो बैकएंड पे ही होता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं उन सभी का जो है रिप्लाई करने में, क्योंकि सभी बच्चे जो है मेरे लिए काफ़ी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। आपसे ही मैं बना हूं और इन फ्यूचर में बनने वाला हूं। आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपका साथ दे दूंगा, कुछ आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा, कुछ मैं आपको मोटिवेट करूंगा, दोनों मिला के जो है सिलेक्शन ले लेंगे 2026 के अंतर्गत, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, कंसिस्टेंस रहिएगा, डेफिनेटली जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बस आप मेरे लिए इतना कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हों। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।